आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2024 अधिसूचित किए गए। भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए विशेष प्रौद्योगिकी इकाई STEAG की स्थापना की। गेल इंडिया लिमिटेड ने देश की पहली लघु पैमाने की तरलीकृत प्राकृतिक गैस इकाई स्थापित की। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन हब्स उप घटक के लिए योजना दिशा निर्देश जारी किए। कर्नाटक गिग वर्कर्स विधेयक 2024 का मसौदा जारी किया गया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 माह के भीतर ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। ई श्रम पोर्टल केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक पोर्टल है। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है, ताकि उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सके। इस पोर्टल पर लगभग 29 करोड़ श्रमिक पंजीकृत हैं। इनमें से लगभग 8 करोड़ श्रमिकों के पास राशन कार्ड नहीं है। इस वजह से उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के तहत सब्सिडी वाला खाद्यान्न नहीं मिल पाता है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों को NFSA के तहत खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत प्रवासी लाभार्थियों को उनके प्रवास वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तथा उनके परिवार को मूल राज्य में सब्सिडी वाला राशन प्राप्त करने की अनुमति भी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि NFSA 2013 की धारा 3 में परिभाषित कोटा के बावजूद राशन कार्ड जारी किए जाने चाहिए। अधिनियम की धारा 3 में उन पात्र परिवारों के लिए प्रावधान किया गया है जिन्हें सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है। ये कानून प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रत्येक माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसके अलावा NFSA अंत्योदय अन्न योजना यानी AAY वाले परिवारों को प्रत्येक माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है। वर्तमान में सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत AAY और प्राथमिकता वाले परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान कर रही है। आखिर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के बारे में बात करते हैं। NFSA खाद्य सुरक्षा के कल्याण आधारित अप्रोच से अधिकार आधारित अप्रोच में बदलाव का प्रतीक है। इसे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। यह अधिनियम लगभग 80 करोड़ लोगों यानी 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को कानूनी रूप से सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2024 अधिसूचित किए गए। आपको बता दें कि ये नियम केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किए हैं। ये नियम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यानी PWM नियम 2016 में संशोधन है। चलिए अब संशोधित नियमों पर एक नजर डालते हैं। जिला स्तर पर पंचायतों की जिम्मेदारी। जिला स्तर पर उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट तथा उपलब्ध प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना का आकलन करने के लिए नया नियम जोड़ा गया है। गौरतलब है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में ग्राम पंचायत स्तर पर अपशिष्ट पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण आदि की जिम्मेदारी के लिए प्रावधान किए गए हैं। प्लास्टिक के निर्माताओं, आयातकों और ब्रांड मालिकों की जिम्मेदारी की बात करें तो प्लास्टिक पैकेजिंग उत्पाद को बाजार में लाने वाला व्यक्ति या ब्रांड उस प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के संग्रह के लिए जिम्मेदार होगा। विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR को इसकी जिम्मेदारी में शामिल माना गया है।
ईपीआर से आशय है कि किसी उत्पाद की उपयोग अवधि की समाप्ति तक उसके पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर प्रबंधन हेतु निर्माता की जिम्मेदारी होगी। रिपोर्ट्स की बात करें तो प्लास्टिक के प्रत्येक निर्माता और प्लास्टिक निर्माण के लिए कच्चे माल के प्रत्येक आयातक हेतु त्रैमासिक एवं वार्षिक रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य किया गया है। यह रिपोर्ट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एसपीसीबी या प्रदूषण नियंत्रण समिति पीसीसी को सौंपनी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिला स्तर पर प्रत्येक शहरी, स्थानीय निकाय एवं पंचायत के लिए भी शहरी या ग्रामीण विकास विभागों और एसपीसीबी पीसीसी में वार्षिक रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य किया गया है। इन रिपोर्ट्स का ऑडिट एसपीसीबी या पीसीसी या नामित एजेंसी द्वारा किया जाएगा। अब आइए प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए शुरू की गई अन्य पहलों के बारे में जान लेते हैं। 1 जुलाई 2022 से कुछ चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन, इसके तहत प्लास्टिक अपशिष्ट को स्रोत स्थल पर ही अलग अलग करने व संग्रह करने तथा परिवहन और प्रोसेसिंग की दिशा में प्रयास किए गए हैं। वेस्ट टू वेल्थ मिशन की बात करें तो इसका उद्देश्य प्लास्टिक और अन्य शहरी अपशिष्ट प्रबंधन में चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं तीसरी मुख्य खबर की तरफ। भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए विशेष प्रौद्योगिकी इकाई STEAG स्टैग की स्थापना की। STEAG से तात्पर्य सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन एंड अडेप्टेशन ग्रुप से है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, 6G नेटवर्क जैसी भविष्य की संचार प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और मूल्यांकन करने वाली अपनी तरह की पहली इकाई है। सबसे पहले समझते हैं STEAG स्टैग के बारे में। यह भारतीय सेना की ऑन पाथ टू ट्रांसफॉर्मेशन पहल का हिस्सा है। साथ ही ये 2024 को भारतीय सेना के लिए तकनीक अंगीकरण का वर्ष बनाने के अनुरूप भी है। इसका उद्देश्य भारतीय सेना की संचार संबंधी अवसंरचना को बेहतर करने तथा वायर्ड और वायरलेस सिस्टम में प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए सबसे उपयुक्त प्रौद्योगिकियों की पहचान करना व उनका उपयोग करना है। खबर में आगे बढ़ते हैं और स्टैग के महत्व को समझते हैं। ये इकाई रक्षा क्षेत्र में उपलब्ध समसामयिक प्रौद्योगिकियों के रखरखाव और उन्नयन द्वारा यूजर इंटरफेस संबंधी सहयोग प्रदान करेगी। ये सशस्त्र बलों, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच समन्वय में कमी को दूर करने में मदद करेगी। ये देश को उच्च स्तरीय अत्याधुनिक संचार प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेगी। साथ ही क्षेत्र में चुनिंदा देशों के एकाधिकार को दूर करने में सहायक सिद्ध भी होगी। भविष्य की दृष्टि से भारतीय सेना द्वारा सुधार के लिए शुरू की गई अन्य पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। डिफेंस साइबर एजेंसी DCA ये साइबर अटैक के मुद्दों से निपटने वाला त्रिसेवा संगठन है। कमांड साइबर ऑपरेशंस सपोर्ट विंग CCOSWs ये ग्रे जोन और पारंपरिक सैन्य अभियानों के लिए संचार एवं साइबर मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन SAM BHAV संभव हैंडसेट्स ये एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम प्रदान करते हैं। आखिर में स्टैग की आवश्यकता क्यों है, इस बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि युद्ध की प्रकृति अब बदलती जा रही है। इस नए युद्ध के माध्यम से सटीकता और स्वचालन का महत्व बढ़ गया है। अब लक्षित हमलों के लिए ड्रोन, लेजर हथियार आदि का उपयोग हो रहा है, जो एक सामान्य युद्ध की प्रकृति से अलग और अज्ञात स्थिति का सामना करता है। बेहतर इंटेलिजेंस एकत्र करना, युद्ध क्षेत्र की वास्तविक परिस्थितियों में जागरूकता और संभावित खतरों की पहचान के लिए सेंसर, उपग्रह व AI संचालित डेटा टूल के नेटवर्क का उपयोग किया जाने लगा है। ग्रे जोन रणनीति यह प्रत्यक्ष संघर्ष और शांति के बीच एक अस्पष्ट स्थिति होती है। इसका दायरा नेटवर्क केंद्रित युद्ध रणनीति जैसी तकनीकी प्रगति के कारण बढ़ गया है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। गेल इंडिया लिमिटेड ने देश की पहली लघु पैमाने की तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी SSLNG इकाई स्थापित की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गेल इंडिया लिमिटेड ने SSLNG इकाई विजयपुर मध्य प्रदेश में स्थापित की है। गेल को 1984 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम यानी PSU के रूप में स्थापित किया गया था।
इसका उद्देश्य प्राकृतिक गैस के प्रभावी एवं समुचित उपयोग में तेजी लाना व उसका अनुकूलन करना है। SSLNG आमतौर पर औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को LNG के तरल या सुपर कूल्ड स्वरूप में उसकी आपूर्ति करता है। जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन कनेक्टिविटी नहीं होती है, उन क्षेत्रों में इसकी आपूर्ति विशेष ट्रकों और छोटे जलयानों के माध्यम से की जाती है। गौरतलब है कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG वास्तव में प्राकृतिक गैस है जिसे तरल अवस्था में ठंडा किया जाता है। परंपरागत रूप से LNG को पुनः गैसीकृत किया जाता है और इसकी आपूर्ति गैस पाइपलाइनों के माध्यम से की जाती है। SSLNG को मुख्यतः समुद्री पोत ईंधन, ऑफ ग्रिड स्थानों में बिजली उत्पादन, परिवहन ईंधन आदि के लिए उपयोग किया जाता है। LNG में आमतौर पर 90% मीथेन होती है। इसमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और अल्प मात्रा में नाइट्रोजन भी होती है। भारत की गैस आधारित अर्थव्यवस्था के विजन को साकार करने के लिए सभी क्षेत्रों में LNG को तेजी से अपनाए जाने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि भारत का लक्ष्य प्राथमिक एनर्जी मिक्स में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को वर्तमान 6% से बढ़ाकर 2030 तक 15% करना है। चलिए अब प्राकृतिक गैस को बढ़ावा देने के महत्व के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। इससे अन्य पारंपरिक हाइड्रोकार्बन्स की तुलना में कम कार्बन उत्सर्जन और कम प्रदूषण होता है। यह स्वच्छ ऊर्जा का एक किफायती विकल्प है। इसके अलावा इसे परिवहन, खाना पकाने, औद्योगिक उपयोग आदि के लिए प्रमुख ट्रांजिशन फ्यूल के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। अब आइए गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलों के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक गैस ग्रिड स्थापित की गई है। इसके साथ ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD नेटवर्क 2022 के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा नए घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशा निर्देश 2014 जारी किए गए हैं। LNG नीति 2021 का मसौदा तैयार किया गया है और राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन शुरू किया गया है। बढ़ते हैं पांचवी मुख्य खबर की तरफ। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन NGHM के तहत ग्रीन हाइड्रोजन हब्स उपघटक के लिए योजना दिशा निर्देश जारी किए। ग्रीन हाइड्रोजन को किसी नवीकरणीय स्रोत द्वारा उत्पादित विद्युत धारा का उपयोग करके जल के विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। विद्युत अपघटन के माध्यम से जल में से ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इस अलग की गई हाइड्रोजन को संग्रहित कर लिया जाता है। खबर की बेहतर समझ के लिए सबसे पहले बात करते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन NGHM के बारे में। योजना की अवधि की बात करें तो इस योजना का कार्यान्वयन वित्त वर्ष 2023-24 से लेकर वित्त वर्ष 2029-30 तक किया जाएगा। इस योजना के उद्देश्य हैं भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके सह उत्पादों के उत्पादन, उपयोग एवं निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना। इसके उपघटक हैं स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन SIGHT साइट प्रोग्राम, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स, अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम, कौशल विकास। चलिए अब बात करते हैं NGHM के अलग अलग उपघटकों के बारे में। ग्रीन हाइड्रोजन हब्स, इसके तहत वित्त वर्ष 2025-26 तक कम से कम 2 ग्रीन हाइड्रोजन हब्स स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत हब्स में केंद्रीय अवसंरचना का विकास भी शामिल है। हाइड्रोजन हब्स निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र होते हैं। यहाँ हाइड्रोजन उत्पादकों और उपभोक्ता के नेटवर्क तथा भंडारण, प्रसंस्करण और परिवहन के लिए पर्याप्त अवसंरचना शामिल होते हैं। स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग, इसमें अल्पकालिक प्रशिक्षण यानी STT, पहले से प्राप्त लर्निंग को मान्यता देना यानी RPL और उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। साइट कार्यक्रम के 2 घटक हैं। साइट घटक 1, इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन योजना। इसमें इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के लिए सहायता प्रदान करना शामिल है। इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा भारतीय सौर ऊर्जा निगम के जरिए कार्यान्वित किया जाता है। और दूसरा है साइट घटक 2, ये ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाने से संबंधित है।
अनुसंधान एवं विकास योजना। इसके तहत वित्त वर्ष 2025-26 तक हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण, कंप्रेशन, परिवहन, उपयोग आदि के लिए अनुसंधान एवं विकास सहायता प्रदान करना शामिल है। इस योजना के मुख्य दिशा निर्देशों पर भी एक नजर डालते हैं। योजना के दिशा निर्देशों के तहत उन क्षेत्रों की ग्रीन हाइड्रोजन हब्स के रूप में पहचान की जाएगी व विकास किया जाएगा जो हाइड्रोजन के व्यापक स्तर पर उत्पादन व उपयोग का समर्थन करने में सक्षम होंगे। साथ ही इन हब्स के अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं का विकास करना आदि। चलिए अब बात करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर के बारे में। कर्नाटक गिग वर्कर्स विधेयक 2024 का मसौदा जारी किया गया। कर्नाटक राज्य सरकार ने गिग वर्कर्स विधेयक 2024 का मसौदा हितधारकों के साथ साझा किया है। इस विधेयक के उद्देश्य है गिग वर्कर्स की आय और व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा उनके कल्याण के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना। वर्तमान में राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए कानून बनाया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुसार गिग वर्कर्स से आशय एक ऐसे व्यक्ति से है जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के दायरे से बाहर रहते हुए कार्य करता है या कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और ऐसे कार्य से आय अर्जित करता है। गिग वर्कर्स को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स। इसमें ऐसे वर्कर शामिल है जो किसी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़कर कार्य करते हैं, जैसे स्विगी या जोमैटो। और दूसरे हैं गैर प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स। इसमें पारंपरिक क्षेत्रों में काम करने वाले कैजुअल वर्कर्स शामिल हैं। ऐसे वर्कर्स पार्ट टाइम या फुल टाइम आधार पर काम करते हैं। अब समझते हैं नीति आयोग के अनुसार भारत में गिग इकोनॉमी की स्थिति के बारे में। 2020-21 में लगभग 2.6% गैर कृषि कार्यबल गिग इकोनॉमी का हिस्सा था। 2029-30 तक गिग वर्कर्स की संख्या 23.5 मिलियन तक हो जाने का अनुमान है। गिग इकोनॉमी के विस्तार के लिए जिम्मेदार कारणों को समझते हैं। वर्कर्स के लिए लचीलापन, जॉब स्विच करने के विकल्प, कार्य समय चुनने की स्वतंत्रता आदि के स्तर पर लचीलापन मौजूद है। नियोक्ताओं के लिए लचीलापन, कार्य के अनुसार कार्यबल रखने का विकल्प उपलब्ध होना, विशेष कौशल वाले कार्यबल से काम लेने में आसानी, व्यवसाय चलाने के लिए कम लागत लगना इत्यादि। प्रौद्योगिकी, इंटरनेट की पहुंच बढ़ रही है। ई कॉमर्स व्यवसाय में अधिक वृद्धि के चलते डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई है आदि। इस ओर कुछ चिंताएं भी विद्यमान हैं। गिग वर्कर्स को कम वेतन मिलता है। संगठन के स्थायी कर्मचारी नहीं होने के कारण उच्च पदों पर पदोन्नति का अवसर नहीं मिलता है। संगठन के स्थायी कर्मचारियों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं होता है इत्यादि। भारत में गिग इकोनॉमी के लिए कानूनी फ्रेमवर्क में शामिल है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। इसके तहत गिग वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने का प्रावधान किया गया है। उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता 2020। इसका उद्देश्य सुरक्षित व स्वस्थ कार्य परिवेश को बढ़ावा देना तथा कॉन्ट्रैक्ट लेबर को विनियमित करना है। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है बुल्गारिया। इस देश की राजधानी है सोफिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने हाईजैक किए गए बुल्गारियाई जहाज रुएन और बंधक बनाए गए उसके चालक दल को सोमालियाई समुद्री डाकुओं से बचाया है। चलिए इस देश की भौगोलिक अवस्थिति पर एक नजर डालते हैं। यह दक्षिण पूर्वी यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप में अवस्थित है। यह यूरोपीय संघ का सदस्य राष्ट्र है। सीमावर्ती देशों की बात करें तो इसके दक्षिण में तुर्की और ग्रीस, पश्चिम में नॉर्थ मैसेडोनिया व सर्बिया तथा उत्तर में रोमानिया स्थित है। काला सागर इसका सीमावर्तीय जल निकाय है। अब आइए इस देश की भौगोलिक विशेषताओं पर भी एक नजर डालते हैं। प्रमुख नदियों में डेन्यूब, मेरित्सा, स्ट्रूमा, इस्कर आदि नदियां शामिल हैं। यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो इसमें बाल्कन पर्वत, रिला, पिरीन, रोडोप्स आदि शामिल हैं। यहाँ की उच्चतम बिंदु माउंट मुसाला है। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। विश्व खुशहाली रिपोर्ट WHR 2024 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने जारी किया है। इसमें 6 प्रमुख मानकों के आधार पर खुशहाली के स्तर का आकलन किया जाता है। स्वस्थ जीवन प्रत्याशा,
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक सहायता, कम भ्रष्टाचार, उदारता और स्वतंत्रता। भारत को 143 देशों की सूची में 126वां स्थान दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रा ट्रस्ट NHIT ने राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के लिए सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के मुद्रीकरण का कार्य पूरा कर लिया है। NHIT भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत स्थापित एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। बैंक ऑफ जापान ने नकारात्मक ब्याज दरों को समाप्त कर दिया है। इन्हें जापान में 2016 में लागू किया गया था। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के वन विभागों ने एक अंतर्राज्यीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध जानवरों और वन में रहने वाले समुदायों की सुरक्षा करना है। एक नए अध्ययन से पता चला है कि पीठभूमियों के लिए जल निकासी कैनाल्स कार्बन उत्सर्जन के मुख्य स्रोत हैं। पीठभूमियां स्थलीय आर्द्र भूमि पारिस्थितिक तंत्र हैं। इनमें जल भराव की स्थिति होती है जो क्षय प्रक्रिया को धीमा कर देती है। इंडोनेशिया पूर्वी लोम्बोक में बड़े पैमाने पर सीवीड की खेती करने से जुड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहा है। भारत इस कार्य में इंडोनेशिया का समर्थन और सहयोग कर रहा है। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने फॉस्फोरिक एसिड का उपयोग करके बॉक्साइट अवशिष्ट यानी रेड मड के उपचार की एक विधि विकसित की है। इस विधि का इस्तेमाल बॉक्साइट अवशिष्ट से मूल्यवान सामग्री प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने कैंसरकारी घातक एस्बेस्टस के सभी रूपों पर प्रतिबंध लगा दिया है। एस्बेस्टस प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेशेदार खनिजों का एक समूह है। इसमें असाधारण तन्य शक्ति, कमजोर ताप संचालन और केमिकल्स के प्रति प्रतिरोध होता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।